नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 मई है और 30 मई से जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे यानी कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। तो लोगों में पाचन से संबंधित विकार और रोगों की रोकथाम और इनके उपचार से संबंधित जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है और इसे वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? WGO के द्वारा, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा मनाया जाता है। और WGO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अमेरिका के मिलवॉकी में इसका मुख्यालय है। साथ में अभी 28 मई में एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया था, वर्ल्ड हंगर डे। ठीक है, 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? वर्ल्ड हंगर डे। अब इससे एक और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, इससे संबंधित प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन रहा था? आप लोग जरूर कमेंट में इसका आंसर दें, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या थी। हमारा अगला प्रश्न है, विप्रो के नए MD एवं CEO कौन बन गए हैं? तो अभी जो थियरी डेलापोर्ट थे, ये विप्रो के नए MD और CEO बन गए हैं, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। इन्होंने नीमचवाला का स्थान लिया है। नीमचवाला अभी 1 जून को अपने पद से मुक्त हो जाएंगे और जुलाई में विप्रो के नए MD और CEO का पद कौन संभालेंगे? डेलापोर्ट। और ये जो डेलापोर्ट हैं, ये पहले कैपजेमिनी के मुख्य परिचालन अधिकारी का पद भी संभाल चुके हैं। ठीक है, 20 साल तक इन्होंने कैपजेमिनी में मुख्य परिचालन अधिकारी की सेवाएं भी दी हैं। अब विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी या सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना अजीम प्रेमजी ने की थी। और इसके वर्तमान में चेयरमैन या चेयरपर्सन या अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ऋषभ प्रेमजी इसके वर्तमान में चेयरपर्सन हैं। तो आपको याद रखना है कि विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है और इसकी स्थापना की थी अजीम प्रेमजी ने और वर्तमान में इसके अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन है? ऋषभ प्रेमजी। और विप्रो के वर्तमान में MD एवं CEO कौन बन गए हैं? तो थियरी डेलापोर्ट इसके अभी CEO बन गए हैं। और विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बेंगलुरु में विप्रो का हेडक्वार्टर है। हमारा अगला प्रश्न है, कैपजेमिनी ग्रुप के नए CEO कौन बन गए हैं? तो अभी एमान इज्जत जी कैपजेमिनी ग्रुप के नए CEO बन गए हैं, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो अभी इससे पहले कैपजेमिनी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे? तो पॉल हरमेलिन इसके पहले CEO थे और अब ये अपने पद से मुक्त हो रहे हैं और इनका स्थान कौन लेंगे? एमान इज्जत जी। और ये एमान इज्जत जी हैं, ये पहले कैपजेमिनी ग्रुप में ही थे और ये पहले कौन से पद पे थे? तो ये पहले मुख्य परिचालन अधिकारी थे, अब ये कौन बन गए हैं? CEO बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य कौन बन गया है? तो अभी नरेंद्र बत्रा जी ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य बन गए हैं, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अब जो नरेंद्र बत्रा हैं, ये और कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों पर हैं? तो ये एक तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं और एक भारतीय ओलंपिक कमीशन के अध्यक्ष भी हैं। तो देखिए, ये 3 प्रमुख पदों पर हैं नरेंद्र बत्रा जी। एक तो जो भारतीय इंडियन ओलंपिक कमेटी है, इसके प्रमुख भी हैं और जो इंटरनेशनल हॉकी कमीशन है, इसके भी प्रमुख हैं और ये ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य भी बन गए हैं नरेंद्र बत्रा जी।
हमारा अगला प्रश्न है क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार किसने जीता है। तो अभी जो दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता थी अब्दुल करीम, इन्होंने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये फ्रांस के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। कौन सा? क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार। और ये किसने जीत लिया है? दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता अब्दुल करीम जी ने। अब दक्षिण अफ्रीका की बात आई है तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानियां चलती हैं, एक तो ब्लूमफॉन्टेन और प्रिटोरिया और केप टाउन। इसके साथ में दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो वहाँ पे मुद्रा चलती है रैंड। और अभी वहाँ के राष्ट्रपति कौन है दक्षिण अफ्रीका के? तो सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, इनका अभी निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 2000 को, और इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की वर्तमान में गवर्नर हैं। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है, वही छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी? तो आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल थी। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है कौन है? वो अजीत जोगी जी। हमारा अगला प्रश्न है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान CIPET में पी से क्या अभिप्राय है? तो जो CIPET है इसमें पी का क्या फुल फॉर्म है? तो पी का फुल फॉर्म है इसमें पेट्रोकेमिकल। अब ये प्रश्न क्यों बन गया है? क्योंकि अभी जो सिपेट था इसमें पी से फुल फॉर्म पहले था प्लास्टिक, और अब इसे बदल कर क्या कर दिया गया है? पेट्रोकेमिकल। अब जो CIPET है इसका फुल देख लें तो CIPET का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यानी इसमें पहले पी का फुल फॉर्म हुआ करता था प्लास्टिक, अब ये कर दिया गया है पेट्रोकेमिकल्स। और इसे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह जो संस्थान है यह रसायन एवं उर्वरक मामलों के अंतर्गत आता है, जिसके प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो DV सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मामलों के मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है PAN के तत्काल आवंटन की सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो अभी जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा पेन के तत्काल आवंटन की सुविधा शुरू की गई है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। तो अब जो पेन मिलेगा, जो पेन कार्ड है यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, वो हमें निःशुल्क मिल सकेगा, और इसकी जो प्रक्रिया है प्राप्त करने की वो अब कागज रहित हो गई है। यानी कि अब हम स्वयं आयकर विभाग की साइट पर जाकर खुद पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें आधार कार्ड होना अनिवार्य है, और आधार कार्ड से फ़ोन नंबर भी जुड़ा होना अनिवार्य है। साथ में जैसे गृह मंत्री अमित शाह, इनके मंत्रालय और नाम भी देख लें, और गवर्नर हैं वर्तमान में RBI के, वे कौन है? शक्तिकांत दास जी। साथ में यह भी याद रखें यह कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसकी ये प्रक्रिया है कि हमें सबसे पहले जो आयकर विभाग की साइट पर जाना है, और आधार नंबर के द्वारा इसके लिए अप्लाई करना है, और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जो OTP होगा वो हमें इस वेबसाइट पर देना होगा। इसके बाद में हमें 15 अंकों का एक पावती नंबर प्राप्त होगा, जिसे हम आधार कार्ड का जो नंबर है इसे डालकर कभी भी अपने पैन कार्ड की स्टेटस जान सकेंगे। और अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होने पर, यदि रजिस्टर्ड है आपकी ईमेल आईडी आधार कार्ड से, तो उस पर आपको ई-पेन प्राप्त हो जाएगा, या फिर आप ई-पेन डाउनलोड कर भी सकते हैं।
तो आपको याद रखना है कि पेन की जो तत्काल आवंटन की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, वित्त मंत्री। साथ में इनके पास एक और मंत्रालय है कॉरपोरेट मामलों, एक तो वित्त मंत्रालय है, एक कॉरपोरेट मंत्रालय है। इनकी मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। हमारा अगला प्रश्न है, केरल की पहली महिला डीएसपी कौन बन गई हैं? तो अभी आर श्रीरेखा केरल की पहली महिला डीएसपी बन गई हैं, यानी इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ये एक आईएएस अधिकारी हैं पूर्व, इन्हें केरल की पहली महिला डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हमारा अगला प्रश्न है, एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो जो एफएसडीसी है इसकी 22वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है और निर्मला सीतारमण वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। एफएसडीसी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, यानी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसकी जो अध्यक्षता है 22वीं बैठक की, ये किसने की है? निर्मला सीतारमण जी ने। और इस बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के कदमों की समीक्षा की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, जो खुडोल पहल है यह किस राज्य से संबंधित है? तो जो कोरोना वायरस से बचाव कार्य के लिए या फिर कोरोना वायरस से निपटने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए विश्व की टॉप 10 पहलों में खुडोल को शामिल किया गया है और यह किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। ये एक मणिपुर की पहल है खुडोल। इसमें जो LGBT समुदाय है या फिर बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं या फिर जो दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर बेमजदूर जो पैदल अपने घर जा रहे हैं, इनकी मदद के लिए मणिपुर के द्वारा खुडोल पहल शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है खुडोल पहल किससे संबंधित है? मणिपुर से, और ये विश्व की टॉप 10 पहलों में से एक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, J&K बैंक के नए MD कौन बन गए हैं? तो अभी जुबैर इकबाल J&K बैंक के नए MD बन गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि RBI ने अभी एक गाइडलाइन जारी की थी कि बैंकों को अपना परिचालन अच्छा करने के लिए MD एवं CEO, MD एवं अध्यक्ष अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा, यानी कि किसी भी बैंक का MD और अध्यक्ष एक व्यक्ति नहीं हो सकता, उन्हें अलग अलग व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त करना होगा। तो इसी के तहत J&K बैंक ने अपने नए MD के लिए जुबैर इकबाल को अपॉइंट किया है। इस प्रकार हमारे आज के प्रश्न सभी समाप्त हुए और हमारा आज का प्रश्न है, चरण पादुका अभियान किसने शुरू किया है? इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट में इसका सही आंसर बताना है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।